आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और मॉर्निंग शो लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान इशफा गौहर, और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद हैं। वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूँ आसिफ रशीद। नाज़रीन मोहतरम, आज कुछ बातें आपसे करनी है, कुछ सियासी बात भी बतानी है आपको, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। सरकार के एक फ़ैसले का अच्छा नतीजा सामने आया, उस पर बात करेंगे। फिर आपकी बात भी सरकार तक पहुंचाएंगे। जब हम तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:30 बजे, फ़ोन कॉल्स को हम खोल देंगे, लाइन को हम ऑन कर देंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, और उस बीच कुछ और चीज़ें भी जो डेवलप होंगी वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि टेलीविज़न चैनल, टीवी पर आप हमारी चैनल को देख रहे हैं, यानी अभी आप घर में जब बैठे हैं तो टीवी आपके सामने चल रहा है, तो आप हमें देख रहे हैं, आप और हम बात कर पा रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल भी उठाएंगे, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, जहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर उसको आप ज़रूर करेंगे। तो वहाँ पर जब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर सूरत हाल पर कुछ बात लिखिएगा, ताकि हमें यहाँ दिल्ली बैठे अपडेट हो जाए कि मौसम का मिजाज और दीगर मामलात किस तरीके के शहर के, और कल से जो फैसला जात हुए हैं उन्हें आप सियासी एतबार से कैसे देखते हैं, आप वो बताइएगा ज़रूर, ताकि हम इस प्रोग्राम में हम उनको भी शामिल कर सकें, आपके कमेंट्स को भी शामिल कर सकें। लेकिन आज चूँकि बड़ा अहम दिन है, और अहम दिन इसलिए है चूँकि मुल्क के अंदर जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ मज़ाहिब है हमारे, और जब हम मुख्तलिफ मज़हबों की बात करते हैं तो मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, क्रिश्चन भी है, ईसाई भी है, तो हर एक मज़हब का एक त्यौहार होता है। और आज का दिन सिख मज़हब के बानी के एतबार से काफ़ी अहम दिन है। गुरु नानक देव जी की का जन्मदिन है, और इसे पूरी दुनिया के अंदर गुरुपुरब के तौर पर मनाया जा रहा है, और प्रकाश उत्सव के तौर पर भी मनाया जा रहा है। तो जहां दिल्ली के सभी गुरुद्वारों के अंदर आज खुसूसी तौर पर दुआया मजलिसों का एहतमाम किया गया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारों को भी आज खासा सजाया गया है, और वहाँ पर भी जो सुबह से ही तकरीबात जो है वो चल रही है। और कल हमने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नगर कीर्तन भी देखे थे, जिसमें हज़ारों की तादाद में सिख फ़िरके से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की है। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर कड़ाके की ठंड है, धुंध भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था का दिया जो है वो बुझता नहीं है, और लोग यानी सिख फिरके से वाबस्ता लोग जो है वो सुबह सुबह माथा टेकने के लिए गुरुद्वारों की ओर रुख कर रहे हैं। और इस बीच जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक देखें तो दिसंबर और जनवरी के महीने में गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती हर साल होती है, और आज का दिन यानी 1666 में आज के दिन ही उनकी पैदाइश हुई है। और 20 जनवरी को हर बरस की तरह इस बार भी, और ये सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी जयंती के मौके पर, किस तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर जो सुबह सुबह सिलसिला शुरू हुआ है, सिख बरादरी से वाबस्ता लोग गुरुद्वारों का रुख कर रहे हैं, और नगर कीर्तन जहां पर पिछले 3 दिनों से मुख्तलिफ शहरों के अंदर चल रहे थे, बड़े पैमाने पर कोविड प्रोटोकॉल को अमल दरामद उन पर करते हुए, और उसके बाद ही इन प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इस पीछे भी आपको बताते चले कि सिखों के 9वें गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने 5 चीजें जो काफी अहम सिख मजहब में मानी जाती है, कंघा, केश, कचेरा, कड़ा और किरपान, ये उन्होंने मुतारिफ कराई हैं। और इसलिए आज के दिन को सबसे अहम और सबसे करीबी इस दिन को सिखिज्म के अंदर माना जाता है, जिस दिन पर न सिर्फ आज यानी 20 जनवरी को, जिस दिन उनकी यौम पैदाइश है, 1666 में आज के दिन पैदा हुए, बल्कि उनके साथ साथ 3 से 4 दिन या ये पूरा हफ्ता आप देखेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम्स, नगर कीर्तन जहां पर मुनक्किद किए जाएंगे। और जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक आज की डेट ही आती है जहां पर 354 में उनके आज यौम पैदाइश है, और इस सिलसिले में मुल्क भर के अंदर सिखों के 9वें गुरु के यौम पैदाइश के सिलसिले में आज सुबह से सबसे बड़े प्रोग्राम दिल्ली के अंदर, और 10वें गुरु सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी जयंती के मौके पर आज जहां पर 354 में ये यौम पैदाइश बनती है, अगर 1666 के हिसाब से देखें तो आज के मौके पर पटना साहिब बिहार के अंदर, और दूसरी तरफ दिल्ली में सबसे बड़े और अहम गुरुद्वारे के अंदर जहां पर इस वक्त तकरीबात अमल में लाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी पिछले 3 दिनों से जो प्रोग्राम्स चल रहे थे, आज इन प्रोग्राम्स में मजीद वसअत लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी श्री गुरु गोबिंद जी के आज के दिन यानी आज के प्रकाश उत्सव के हवाले से जो है वो ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने उम्मीद जाहिर की है
कि ये दिन मुल्क की सलामती के लिए, खुशहाली के लिए एक संगमील के तौर पर सामने आए, और उम्मीद उन्होंने इसी तरीके की कि फ़िलहाल बढ़ते हैं ज़रा आगे। बात अब खबरों की करते हैं। ये तो मजहबी बात थी क्योंकि आज का दिन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट था। बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, और आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन एक और है जो हम आपको अपडेट करेंगे थोड़ी देर में। वो ये है कि आज पार्लियामेंट का एक और वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है। एक वफ्द बहुत पहले गया था जब साबिका रियासत थी और एक स्टिंग हुकूमत वहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया वहाँ पर है, रियासत यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुई है, और इस बीच पार्लियामेंट का वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज जा सकता है। यानी आज जाने की कभी इम्कान है कि आज दिल्ली से श्रीनगर की ओर पार्लिमानी वफ्द का दौरा जो है वो आज मुतवक्का है। 31 रुकनी वफ्द जो है वो मुख्तलिफ मामलों पर श्रीनगर के अंदर बातचीत करेगा, और सूबाई इंतजामिया के आला अफसरान के साथ आज मीटिंग्स होने वाली हैं। और माना जा रहा है जैसे ही ये 31 रुकनी वफद वादी कश्मीर पहुंचेगा तो अलग अलग शोबों के अंदर हुए नुकसान और तामीर और तरक्की को लेकर बातचीत होगी। सयाहत, सकाफत और बुनियादी ढांचे को मजबूत या इसकी कमजोरी पर आज तबादला ख्याल होगा बाज़ाब्ता। और इस पार्लिमानी वफद में जहां जो कश्मीर दौरे पर जाएगा 31 रुकन इसमें शामिल होंगे जो सूबाई इंतजामिया के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो सयाहत है, सकाफत है, तामीर और तरक्की के हवाले से बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर शोबा सेहत के अंदर किस तरीके से काम हुए हैं, और जो सड़कों का राब्ता, सड़कों से लेकर अहम जो कौमी शाहराएं हैं, मरकजी शाहराओं तक सरकार की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं, पैसा खर्च हुआ है, कितना काम जमीनी सतह पर हुआ है, वो तमाम मामलात आज ज़ेरे बहस आएंगे, जिन पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से न सिर्फ तफसीलात ली जाएंगी बल्कि कौन सी ऐसी वजूहात रही जो मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों के बीच अड़चन का काम पैदा करती रही, जिसकी वजह से कई मंसूबों को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। ये तमाम डिटेल्स सूबाई इंतजामिया आज इस वफद के सामने रखने वाली, और साथ ही जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस वादी कश्मीर के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा इवेंट यहां पर सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर विंटर स्पोर्ट्स का एहतमाम होने जा रहा है, और उससे पहले तैयारियों का जायजा भी ये 31 रुकनी पार्लियामेंट्री वफद वादी कश्मीर में लेगा। पार्लिमानी वफद की जो आमद है यहाँ पर सिर्फ सरकार के साथ बात नहीं होगी बल्कि शराकत दार स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ भी बातचीत की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। और माना जा रहा है कि रोड सेक्टर के अंदर, टूरिज्म के अंदर, ट्रैवल के अंदर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर सभी शराकतदारों के साथ बातचीत की जाएगी। मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उस पर सैर हासिल बहस की जाएगी, क्योंकि लगातार आपको याद होगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रहती है, हवाई सफ़र भी किस तरीके का चल रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है इस पार्लिमानी वफ्द के सामने है जिन पर वो तबादले ख्याल करेंगे। सरकार की ब्रीफिंग भी होगी और शराकत दारों के साथ भी तबादले ख्याल ये वफ्द जो है वो करेगा। बड़ा अहम आज का दिन है। 31 रुकनी वफ्द आज वादी के दौरे पर आ रहा है जहां पर मुख्तलिफ शराकत दारों के साथ वो तबादले ख्याल करने जा रहा है, और सूबा इंतजामिया ने पहले ही इस सिलसिले में जो है वो कमर कस ली है, होमवर्क मुकम्मल किया गया, और एक प्रेजेंटेशन के जरिए से जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1.5 साल के दौरान जिस तरीके से तरक्याती मंसूबों को हाथ में लिया गया है, जो काम किए जा रहे हैं वो खाका जो है वो रखा जाएगा। अब ये वफ्द पार्लियामेंट का आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है, एक अच्छी खबर है, लेकिन ये कब जा रहा है? जब सिर्फ चंद दिन के बाद दिल्ली के अंदर एक बड़ा इजलास होने जा रहा है, यानी दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर इजलास होने जा रहा है, बजट इजलास होने जा रहा है, और बजट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के बजट को भी वहां पर पेश किया जाएगा। चूंकि मरकजी ज़ेर इंतजाम रियासत है इसलिए पार्लियामेंट से इस वक्त बजट होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का क़याम अभी नहीं है। तो ये बजट से कबल ये दौरा जो है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब दौरा होगा तो उसके बाद कई अरकान जो है वो अपनी बात भी वहां पर रख सकते हैं। तो 31 रुकनी वफ्द आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकता है। इस तरीके की खबर और इतलात जो है वो सूबा इंतजामिया से भी कंफर्म हो रही है, और दिल्ली में भी जो लोग इस डेवलपमेंट पर नज़र रखे हुए वजारत दाखिला के जो अफसर हैं उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है कि आज ये वफ्द जो है वो दौरा कर सकता है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के एतबार से बड़ी अहम है कि 31 रुकनी वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है, जहाँ पर टूरिज्म, कल्चरल प्रमोशन, हाईवेज और दीगर मामलात पर शराकतदारों के साथ वो बराह रास्त बात करेगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली के अंदर जब दोबारा बजट को लेकर बात होगी कुछ दिनों के अंदर, आप देखेंगे कि फरवरी के पहले महीने के अंदर जब बजट इजलास होगा और जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट का ऐलान होगा, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ मजीद करने की जरूरत है उस मुतालिक भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मजीद तफसीलात लेकर शायद इसमें तब्दीली का भी इम्कान है। दिल्ली से कोई बड़ा फैसला या बड़ा ऐलान जब होगा तो वादी कश्मीर के इन अहम शोबों को भी उस लिस्ट में शामिल उससे पहले ही कर दिया जाएगा। चलिए जी, अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। और बड़ी खबर कल से लगातार जो गर्दिश में है और सुर्खियों में है वो है सज्जाद गनी लोन। पीपल्स अलायंस यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो 4 अगस्त के बाद गुपकार में वाक़ा फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर बना था, उसमें शगाफ पड़ चुके हैं। और कल सज्जाद गनी लोन ने इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया एक तहरीरी ख़त के ज़रिए से कि वो बुनियादी जो मामला है, इत्तेहाद जो बनाया गया था, जिन उसूलों पर बनाया गया था उनके साथ है, उसकी तायीद करेंगे, लेकिन इत्तेहाद के अंदर वो नहीं रहेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस से ऑफिशियली अलग हो गया है। मामला क्यों अलग होने का है? डीडीसी इंतखाबात 22 नज़ा बन गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम सज्जाद गनी लोन का ख़त जिसमें कई इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, और फिर ये कहा गया है कि इन सभी सूरत हाल के बीच अब यहाँ पर इत्तेहाद के अंदर रहना शायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ ठोस बात नहीं हो पा रही है। तो ये लंबा ख़त जो है, तहरीरी ख़त जो है वो तहरीर किया गया है गुपकार अलायंस पर। कल सज्जाद गनी लोन का ख़त सामने आया है, लेकिन कल से ही इस पर काफ़ी ज़्यादा सियासत भी हो रही है। और सबसे पहले रिएक्शन किया अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, जो अपनी पार्टी के सदर भी है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद तवक्को से कबल ही टूट गया, यानी उन्हें पता था कि ये टूटेगा, लेकिन शायद इतना जल्दी टूटेगा ये किसी को तस्वुर में भी नहीं था। उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हम तो पहले ही बता रहे थे कि सूरत हाल क्या कुछ होनी है, इत्तेहाद किस लिए बनाया गया था वो अब बिल्कुल वाज़िया हो रहा है। लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बाहर आने से क्या मामला ठंडा पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि इत्तेहादी जमातें और भी जो छोटी जमातें हैं शायद वो भी अलायंस से अपना नाता तोड़ेंगे। अब ये क्यों तोड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, उस सवाल पर भी हम ज़रूर आपके सामने आएंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त श्रीनगर से मारूफ कानूनदान और साबिक जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, जो इस वक्त रुकन पार्लियामेंट भी है, रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर को पार्लियामेंट के अंदर, और इस इत्तेहाद के खदोखाल को बनाने में इनका एक बड़ा किरदार रहा है। और ख़ुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने इस बात को ठोक देकर कहा था कि हसनैन मसूदी साहब ने एक बुनियादी रोल इसमें निभाया है। इसलिए वो इस वक्त हमारे साथ है, श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। हसनैन मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कल से लगातार हम ये खबर सुन रहे हैं, चिट्ठी पढ़ रहे हैं, लेकिन तवक्को की जा रही थी कि एक रद्द-ए-अमल आएगा इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या बहसत चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। ये खामोशी जो है इसे हम क्या माने, और आप एज ए सियासी कारकुन के इस पूरे इत्तेहाद के अंदर जो कुछ चल रहा है इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए गौर साहब, ये इत्तेहाद बराए इक़्तिदार नहीं था। 4 अगस्त को जब आपने कहा कि मौर्य वजूद में आया था 2019 को, तो उस वक्त कहीं नेब निशान भी नहीं था किसी इलेक्शन का। तो इसके हदफ जो है वो बड़े वाजे हैं, एक मकसद है इलेक्शन के लिए या डीडीसी इलेक्शन के लिए इत्तेहाद नहीं। दूसरी बात यह है कि जब हुकूमत हिंद ने सारे मुल्क में जो इलेक्शन का जो डीडीसी चुनने का एक तरीका है उसके बरकस यहाँ पर पॉपुलर वोट से इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन कराने की बात कही, तो उनका ये उनका ये एतबार था कि शायद हम इलेक्शन से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमने सोच विचार करके इकट्ठे इलेक्शन को, या ये कि वो दस्तक गिरबां हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन इसके बरकस हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक इतिहाद के तहत ही इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई, जो सारी दुनिया और सारा मुल्क जिस पर जिसका एतराफ़ करता है। तो बाकी जो हमारे मकासद है इतिहाद के, वो तो वही के वही, क्योंकि हमें मजबूत कौन करता है, हमारे मकासद जो हमारा हदफ है, जो हमारी मंजिल है। बाकी पार्टी किसी पार्टी की एक जमहूरी मामला है,
सजाद साहब ने ये मुनासिब समझा कि वो अलग हो जाए, तो ये उनकी अपनी राय है। तो बाकी हम सब इकट्ठे हैं और हमसे ज्यादा अहम है वो मकसद जिसकी तरफ हम रवा दवा। हसनैन मसूदी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस खत के अंदर लिखा गया कि कुर्बानियों की बातें हो रही है, लेकिन जब ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है तो कोई भी जमात इसके लिए तैयार नहीं है और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने की बात हो रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स जो कुछ कहने की कोशिश की गई है, नंबर 1। और नंबर 2, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि चुनाव ख़त्म होने के बाद हम मिलते और जिन लोगों ने हमारे इत्तेहाद के ख़िलाफ़ काम किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, बजाय ये कि हम कार्रवाई करते हमने उनको फूल मालाएँ पहनाकर अपने साथ बिठाया, फ़ोटो उठाए। ये उस स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। नहीं देखिए, बात ये कि जब हमने इलेक्शन में गई इस इलेक्शन में, तो ये आपकी सलाह मशवरे से और जो सीटों की तकसीम हुई वो भी आपकी सलाह मशवरे से। आप देखिए, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसकी स्ट्राइक रेट 80% रही। जो भी सीटों की निशानदी हुई, और ये नहीं कुर्बानियां हर एक ने दी, हर एक जो भी कॉन्स्टिट्यूट है, पीडीपी हो, एनसी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, हर एक ने अपने अपने तरीके से कुर्बानियां दी और अकोमोडेटिव हर एक का बिहेवियर रहा। इसी वजह से तो इतनी कामयाबी हम हासिल कर सके। अब देखिए 80% स्ट्राइक रेट जो है वो इस चीज का इंडिया है कि नहीं, सबने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ा और एक दूसरे की मदद की। अब ये आइसोलेटेड मामले होते हैं, कहीं पर कहीं किसी लोकल लीडर का ये मानना होता है कि शायद वो ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये आइसोलेटेड है। मजमूई तौर पर 110 के करीब सीट लेना कोई आसान काम नहीं था, जबकि हमारे हाथ फंसे हुए थे और हमारे रास्ते में हर किस्म की मुश्किलात खड़ी की गई थी। हमने तो ये नहीं हुआ, कुर्बानी का जज्बा नहीं था, वो मौजूद था हमेशा भी और आज भी। लेकिन मसूदी साहब, आपको नहीं लगता है जेन्युइन पॉइंट था सजाद गनी लोन का कि जो लोग इत्तेहाद के खिलाफ खड़े थे उन्होंने हमारे खिलाफ तकरीरें की और बाद में उनको अपनी पार्टियों में जम करवाया गया, ज्वाइन करवाया गया, ये उस 5 अगस्त की रूह के खिलाफ है? देखिए राहुल साहब, ये जो ऐसा जो इस इजलास में देखिए, मैंने कहा ना 5 नवंबर को इलेक्शन का ऐलान किया गया और 12 नवंबर को लास्ट डेट रखा गया, कुछ भी हर एक को। तो इस हमारे लिए हर किस्म की मुश्किलात पैदा की गई, इम्पेडिमेंट्स ना लड़े। हमारे जो कैंडिडेट उससे पहले कैंडिडेट का चुनाव कैसे करें, इंतखाब कैसे करें, लेकिन जब भी सब कुछ आपसी सलाह मशवरे। अभी आप देखिए ना, कोई 48 घंटे पहले तो सजाद साहब ने कहा था कि कोई इख्लाफ नहीं है, तो किसी और न्यूज़ चैनल से बात की थी कि जो भी इख्लाफ की कोई है ही नहीं, अगर होगा भी कोई तो उसके लिए एक तरीका है। तो ऐसी बात नहीं है। अब कुर्बानियों की बात अगर मैं गिनवाऊँ, जैसे कोई ना सिंपल सेगमेंट है, सारा का सारा एक ही पार्टी को छोड़ा गया और उसमें तहफुजात थे, लेकिन फिर भी छोड़ा गया और कामयाबियां भी हुई। तो लेकिन मसूदी साहब, जब आपने कहा कि मकासद में एक साथ हैं, सजाद साहब की तरफ से भी इसकी वजाहत कर दी गई, लेकिन जब आपके साथी एक एक करके इस तरीके से छोड़े, नाराजगियां होंगी, उन पर बात नहीं होगी आप सदर साहब की मौजूदगी में, इन सब के बीच क्या जो अवाम का एतमाद है वो बहाल रखने में इत्तेहाद कामयाब होगा? वो खुद जानते हैं कि जो अभी हमारे जो इलेक्शन के बाद, आप देखिए ना 5 अगस्त को हुकूमत हिंद दिखा रही थी इजलास किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए और बड़ा ही बनाया गया एक कैजुअल इलेक्शन का। उसके बाद अचानक ठंडे पड़ गए क्योंकि ये इलेक्शन के रिजल्ट देखकर। जी आप देखिए 22 दिसंबर से कोई कार्रवाई नहीं डीडीसी कंस्टिट्यूट करने के लिए। इंतजार हो रहा था कि डीडीसी कंस्टिट्यूट करने के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी और वो अपने फैसले करेंगे, तो वो मौखर के गए। और भी अवामिल थे, कोई यहाँ मौजूद नहीं था कि निजी मसरूफियात थी और भी मामले थे, लेकिन बात यह है कि आपस में तालमेल में थे और रहेंगे। और ये जो मकसद है, मकसद ही ज्यादा मुतबरक है उन इकाइयों से जो इकाइयां इस मकसद की तरफ चल रही हैं। मसूदी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जब नताइज सामने आए थे उसके बाद से आज तक बहुत वक्त हो गया, एक रिव्यू होना चाहिए था टॉप लीडर्स का, वो नहीं हो पाया, सर्द महरी से काम लिया जा रहा है कुछ लीडर्स की तरफ से, जिसकी वजह से इख्तिलाफात बहुत ज्यादा उभर रहे हैं? नहीं, नताइज तो हौसला अफजा थे हर एक के लिए। देखिए कुर्बानी की बात जो है हर एक ने दी, हौसला अफजा थे। मैंने कहा ना आपसे कि नहीं, जो कि उनकी जमात है उसकी तो बड़ी कामयाबियां हुई, जहां पर भी उन्होंने इलेक्शन दी और भी कामयाबियां थी और हम मिले भी उसके बाद, आपसे मुखातिब भी हो गए। अगर आप देखेंगे 22 दिसंबर के बाद, तो ये सिलसिला चलता रहता है।
हम इंतजार कर रहे थे कि वो कब नोटिफिकेशन करें, क्या करें, कैसे तश्कील तरतीब हो, लेकिन उसमें तामुल हो रहा है, उसमें ताकीद इसलिए हो रही है क्योंकि वो नताइज से जो हुकूमत हिंद जो है वो नताइज की मुतवक्का नहीं थे उसके लिए, और वो नताइज से आप बचना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस नताइज को डाउन प्ले करें। लेकिन बात ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारी, इस सारी अलायंस की कामयाबी थी। पिछली इजलास में हमने एक बनाई और एक इलेक्शन का एक प्रोग्राम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर सब कामयाब रहा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हसनैन मसूदी साहब बता रहे हैं कि सब कामयाबी के साथ चल रहे थे, इख्तिलाफात बिल्कुल, अगर सज्जाद साहब कह रहे थे नहीं थे, अब ये क्या हुआ कि इख्तिलाफात की बिना पर वो अलग हो गए हैं। सज्जाद गनी लोन साहब क्या कुछ कह रहे हैं मैंने लगातार कल से आपके सामने रख दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इत्तेहाद की जिस तरीके से मीटिंग होनी थी वो मीटिंग हुई नहीं, जिसकी वजह से अब सज्जाद तो बाहर आए हैं, लेकिन आज आप ये लिख लीजिए सिर्फ सज्जाद नहीं कुछ और लोग भी बाहर आ रहे हैं। और आसिफ, आपको भी याद होगा, हमारे नाजरीन को याद होगा, कुछ लोग हमें पूछ रहे थे कि बताइएगा कि इस इत्तेहाद का क्या होगा, तो हमने ये लगातार कहा था कि देखिए असेंबली चुनाव अभी होना न होना कहना मुश्किल है, लेकिन असेंबली चुनाव जब तक होंगे तब तक ये इत्तेहाद कायम रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि शायद तब तक ये इत्तेहाद ना रहे, और जब असेंबली के चुनाव हो सब अपनी राग अपनी डफली लेकर मैदान में आएंगे और चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। और ये जो एक फेज़ हमने देखा था शायद ये इस तरीके का नहीं दिखेगा जो अभी भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्योंकि ये याद माजी रह गई है अब, क्योंकि इसमें एक पार्टनर चला गया है, 2 पार्टनर कुछ दिनों में और जा सकते हैं, इस तरीके की खबरें हमारे पास है। क्योंकि 1 to 1 जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात है जो वो शायद इसी तरीके से खत के ज़रिए से फारूक अब्दुल्ला तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तो बात है सियासत की, और सियासत के अंदर क्या कुछ हो रहा है इशारों में हमने बड़ी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा सरहद की करते हैं, क्योंकि रात देर गए से सरहद पर गोलाबारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि बैनुल अक़वामी सरहद पर जहां पर हलचल थी, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी फौज की कार्रवाई हुई है। खोड़ जम्मू में अखनूर का इलाका जहां पर 3 दरअंदाज हलाक करने का फौज की तरफ से दावा किया गया है, यहां पर देर रात एनकाउंटर हुआ है और फौज ने एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने का दावा किया है जो सरहद पार से बनाया गया था। और दरअंदाजों की लाशें सरहद पर पड़ी हैं। पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तानी रेंजर्स ने अभी तक इन लाशों को नहीं उठाया, जो फौज का बयान बताता है। और इस बयान के मुताबिक खोड़ का वो इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर दरअंदाजी के ज्यादा वाकयात न सिर्फ रोनमा हुए बल्कि आर पार भी भारी शेलिंग के बीच आम जिंदगी यहां पर काफी मुतासिर होती है। इस बीच 3 लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी करते वक्त पाया गया, जिसके बाद उन्हें रुकने का इशारा दिया गया, चैलेंज किया गया, लेकिन न रुकने पर फौज की तरफ से फायर ओपन किया गया। और इस बीच सरहद पार से शेलिंग भी हो रही थी। इसी शेलिंग के बीच जवाबी कार्रवाई हुई जब 3 लोगों को मार गिराने का दावा फौज की तरफ से किया गया। और शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ शायद फौज के एहलकार भी 4 जवान जख्मी हुए हैं। इसमें 4 जवानों को आर्मी अस्पताल लाया गया है जहां पर उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है, और कल रात से ही लगातार इलाज मुआवजा जो है वो चल रहा है। रात देर गई की खबर है, ये अखनूर का इलाका है जहां पर सरहद के पास ज़बरदस्त गोलाबारी हुई है, फायरिंग हुई है, और बाद में फायरिंग के दौरान इस बात का पता लगा है कि दरअंदाजी की कोशिश के लिए फायर को खोला गया था, ताहम जवाब दिया गया है। ताहम इस फायरिंग के दौरान सरहद पर जो गोलाबारी हुई है उसमें 4 लाशें जो हैं वो ज़ीरो लाइन पर इस वक्त पड़ी हुई थी। रात देर गए तक उन लाशों को नहीं उठाया गया था, इस तरीके की इतलात जो थी वो मिल रही थी। ताहम इस फायरिंग के दौरान 4 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर आ रही थी, आर्मी जवानों के ज़ख्मी होने की खबर आ रही थी, जिन्हें रात देर गए ही अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहां पर उनकी हालत मुस्तहकम और बेहतर बताई जा रही है। और साथ साथ आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये जिला सांबा, कठुआ और इसके आसपास के इलाकों की, क्योंकि 24 से 48 घंटों के बीच यहां पर भी बड़े पैमाने पर फौज, पुलिस और बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन सरहदी इलाकों में शुरू किया गया था मशकूक नकलो हरकत के बाद। तो उसी एरिया से मुतसिल इलाका है। आप देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद जम्मू सूबे में एक जगह आती है, यानी दोनों टच करती हैं। उस एरिया में एक तरफ सर्च ऑपरेशन तो दूसरी तरफ देर रात यहां पर गोलाबारी की भी इतलात मौसूल हुई। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, जम्मू से हमारे साथ अनिल शर्मा इस वक्त है। अनिल, क्या कुछ मजीद तफसीलात, क्या कुछ डिटेल्स और मिल पाई हैं, जानकारी मिल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल से जहां पर ये गोलियां चली और इस बीच 3 घुसपैठियों को भी मारने का दावा फौज की तरफ से किया गया है?
जी, ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला है। हर बार जो है नापाक मंसूबे जो है अपनाने की कोशिश करते हैं और तमाम यूँ कहें कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस सशक्त होकर जो है अपनी जवाबी कार्रवाई करता है। और जिस प्रकार प्लाईवाला सेक्टर की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार इन्होंने यूँ कहें कि घुसपैठ करने की कोशिश की है। 26 जनवरी की अगर बात करें तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो पहले से अलर्ट थी और इस मंसूबे को नापाक करने जो नापाक अपनाने की कोशिश करता है वो कहीं न कहीं वो दाराशाही कर देती है। और जिस प्रकार बताया जा रहा है कि हमारे 4 जवान भी घायल हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। और कहीं न कहीं जो ये मंसूबे अपनाने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और एक बड़ी साजिश यूँ कह सकते हैं कि ये 26 जनवरी को करने की फिराक में थे। और कहीं न कहीं जो है सांबा सेक्टर की बात करें, प्लाईवाला सेक्टर की बात करें तो कहीं न कहीं ये नापाक मंसूबे जो है अपनाने की कोशिश तो करते हैं। अभी क्या ये ऑपरेशन चल रहा है या खत्म हो गया जी? जी, ये ऑपरेशन तो अभी खत्म हो चुका है और कहीं न कहीं जो है उनका जो उपचार है वो जिला उधमपुर हॉस्पिटल में चल रहा है। और कहीं न कहीं जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा जो बताया गया है उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। और कहीं न कहीं जो ये मंसूबे अपनाने की कोशिश करती है वहीं पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो सांबा सेक्टर हो, चाहे अखनूर सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स में जो हमारे अलर्ट जारी हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं जो है जी ये जो मंसूबे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बार-बार शुक्रिया जो जी हमारी अनिल हमारे साथ सिक्योरिटी ज्वाइन करने के लिए। बात अनिल बता रहे थे कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, नौजवान जो है फौज के जख्मी हुए हैं, ताहम उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। ताहम कुछ लाशें लाइन ऑफ कंट्रोल 0 लाइन पर पड़ी हुई थी जिन्हें अभी तक नहीं उठाया गया था। इस तरीके की इतलात जो थी वो आ रही है। ताहम अब आगे होगा क्या, इसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फौज की तरफ से बयान जारी होगा तो और मजीद वजाहत जो है वो वहां पर भी देखने को मिल सकती है। यहां पर जी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो हम वादी कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। पूरे मुल्क के अंदर वैक्सीन कारी का अमल शुरू हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों ब्रेक लग रही है और क्या बड़ी वजह है कि जिस शिद्दत के साथ इसको शुरू किया गया उसके साथ नहीं चल पा रहा है। खराबियां कहां पर है बताएंगे आपको तफसील के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।